नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नवरात्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्रत चल रहा है। एक विशेष शक्ति पाने के लिए मोदी ने नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा की। मोदी संघ के उस मुख्यालय में पहुंचे जहां स्वयंसेवक और प्रचारक के रूप में मोदी कई बार जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार यहां आए। 10 साल 10 महीने और 4 दिन संघ मुख्यालय जाने में प्रधानमंत्री को इतने दिन लगे। मोदी संघ के बैकग्राउंड वाले प्रधानमंत्री हैं। संघ के साथ अपना रिश्ता छिपाते नहीं बल्कि खुलकर बताते हैं। भले मोदी के विरोधी संघ और मोदी के बारे में छिप छिप कर बोलते हो, लेकिन हम इस यात्रा के बारे में समीकरण आपको बताते हैं। प्रधान सेवक स्वयं सेवक हैं और स्वयं सेवक ही प्रधान सेवक हैं। स्वयं सेवक रहते हुए नरेंद्र मोदी नागपुर के रेशम बाग अनगिनत बार आए। प्रधान सेवक के रूप में मोदी पहली बार नागपुर के स्मृति मंदिर आए। इतने वर्षों में मोदी की निष्ठा में रत्ती भर की कमी नहीं आई। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर के स्मारक पर नंगे पांव जाना और नंगे पांव पूरे स्मारक का भ्रमण करना, यह वही कर सकता है जिसकी निष्ठा अटल हो। संघ भूमि पर नरेंद्र मोदी ने जूते पहने ही नहीं, नागपुर जाकर प्रधान सेवक ने यह सिद्ध किया कि संघ के प्रति, संघ की शिक्षा के प्रति, संघ के मूल्यों के प्रति और संघ के लक्ष्यों के प्रति उनकी निष्ठा आज भी वही है जो 40 या 50 साल पहले थी। नरेंद्र मोदी सही समय चुनते हैं। संघ मुख्यालय जाने के लिए भी मोदी ने सही समय चुना। शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्र के पहले दिन जब मोदी उपवास पर हैं, उस दिन वो रेशम बाग पहुंचे। और ये कोई संयोग नहीं है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पाड़वा है और इसी दिन संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जन्म जयंती भी है। बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है। और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। नागपुर में मोदी संघ भूमि तक नहीं रुके। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर भी गए, जिस स्थान पर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी और जहां पर उनकी अस्थियां सुरक्षित हैं। मोदी वहां भी नंगे पांव चलकर गए। मोदी ने बाबा साहब की स्मृतियों के सामने सिर झुकाया। इन तस्वीरों को पूरे देश ने लाइव देखा। नागपुर से नरेंद्र मोदी ने 240 से आगे का अध्याय शुरू किया है। इस अध्याय के सिलेबस में माइनस है ही नहीं, इसमें प्लस ही प्लस है। नई दिल्ली और नागपुर, बीजेपी और आरएसएस, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा संगठन। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से दोनों करीब हैं। नरेंद्र मोदी अब उनको और करीब ला रहे हैं। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श
इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। बीजेपी और संघ जब जब करीब आते हैं तो एक शक्ति का उदय होता है। नागपुर से मोदी ने नए सिरे से शक्ति की उपासना शुरू की है। इसमें ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, इसमें हेडगेवार और गोलवरकर हैं, तो बाबा साहब आंबेडकर भी हैं। नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए संघ के मुख्यालय गए हैं। 27 अगस्त सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मंदिर पहुंचे थे। 30 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी ने स्मृति मंदिर जाकर अपनी श्रद्धांजलि दी। स्मृति मंदिर की स्मारिका में मोदी ने लिखा, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन के मूल्यों को समर्पित यह स्थली हमें राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघ के 2 मजबूत स्तंभों की यह स्थली देश की सेवा में लगे लाखों स्वयं सेवकों के लिए ऊर्जा पुंज है। हमारे प्रयासों से मां भारती का गौरव सदा बढ़ता रहे। नरेंद्र मोदी बीजेपी और संघ दोनों के कैडर को जोड़ रहे हैं। कैडर जुड़ता है तो मशीन बनती है। कुछ लोग इसे ही इलेक्शन मशीन कहते हैं और कुछ लोग इसे ही महामशीन कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ मेंबर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। संघ के 32 आनुषांगिक संगठनों को मिलाकर कुल कितने मेंबर हैं, ये किसी को नहीं पता। फिर भी संघ की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए कुछ आंकड़े हैं। देश भर में हर सुबह 82,129 जगहों पर संघ की शाखाएं लगती हैं। पिछले 1 साल में ही संघ की 10,000 से अधिक शाखाएं बढ़ी हैं। संघ के 51,710 स्थान हैं, 32,147 मिलन हैं और 12,091 मंडलियां हैं। आनुषांगिक संगठनों जैसे वीएचपी, बजरंग दल, एबीवीपी, सेवा भारती, संस्कार भारती और वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के आंकड़े इससे अलग हैं। परम पूजनीय संचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत का। हरियाणा और दिल्ली चुनाव के बाद आपने सुना होगा कि कोई चुपके से आता है, छोटी छोटी बैठकें करता है और चुनाव नतीजे बदल कर चला जाता है। ये बातें संघ के स्वयं सेवकों के बारे में कही जाती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में भी संघ के स्वयंसेवक सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहते। वो पर्सनली टच में रहकर संघ का काम करते हैं। वो मैन टू मैन कम्युनिकेशन करते हैं। वो जिनसे भी मिलते हैं उन पर पक्का असर छोड़ते हैं, लेकिन खुद उन पर भारी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। मोदी संघ से बीजेपी में आए हैं। दशकों तक उन्होंने प्रचारक का काम किया है। 24 के चुनाव में कुछ गफलत हो गई थी। प्रधानमंत्री अब फिर से महामशीन को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं।
अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। बीजेपी चुनाव कैसे जीत जाती है और कांग्रेस चुनाव हार कैसे जाती है, दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा अंतर आरएसएस का है। बीजेपी के पास आरएसएस है, कांग्रेस के पास आरएसएस नहीं है। बीजेपी और संघ को मिलाकर 19 करोड़ कार्यकर्ता है। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से भी कम रह गई है। दशकों से कांग्रेस ने मेंबरशिप रिन्यू नहीं की और नए सदस्य बनाने का कोई बड़ा अभियान भी नहीं चलाया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कैडर वाली पार्टी कही जाती है। आपके दावे के मुताबिक उसके 1 करोड़ से अधिक मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी के पास यूपी में करीब 15 लाख सदस्य हैं। यूपी में 1,62,000 पोलिंग बूथ हैं, जिन पर एक बूथ 10 यूथ का नारा पूरा करने के लिए अखिलेश को 16 लाख से ज्यादा मेंबर चाहिए, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया। ममता बनर्जी के पास बंगाल में 12 लाख के करीब कार्यकर्ता हैं, हालांकि दावा 20 लाख का है। दक्षिण में कैडर वाली सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है। पार्टी के मुताबिक उसके 2 करोड़ मेंबर हैं। इनमें से अधिकतर मेंबर ऑनलाइन बने हैं। विपक्ष की पार्टियां अपने सदस्यों के बारे में चाहे जितने दावे कर लें, चाहे नंबर जो बता लें, लेकिन सच यही है कि संपूर्ण विपक्ष को जोड़ने पर भी वो बीजेपी और संघ वाली महामशीन की बराबरी नहीं कर पाते। बीजेपी ने अभी 40 साल पूरे किए हैं, संघ 100 साल का होने जा रहा है। कांग्रेस उससे भी पुराना संगठन है। कांग्रेस के 140 साल होने वाले हैं। बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी है, कांग्रेस घटती हुई पार्टी है। आरएसएस इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। आरएसएस से बीजेपी को विचारधारा मिलती है। संघ ने बीजेपी को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा दी है। संगठन की ताकत बढ़ती घटती रहती है, लेकिन विचारधारा मजबूत हो तो पार्टी बची रहती है। बीजेपी 1985 में भी राष्ट्रवादी थी, 2025 में भी राष्ट्रवादी पार्टी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो बिना किसी विचारधारा के चल रही है। आजादी से पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद कांग्रेस गांधीवादी पार्टी हो गई। नेहरू के बाद कांग्रेस नेहरूवादी पार्टी बन गई। 1967 में लगे झटके के बाद कांग्रेस ने कुछ दिनों के लिए समाजवादी चोला ओढ़ लिया। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया तो कांग्रेस तानाशाही पार्टी बन गई। 1991 के बाद कांग्रेस पूंजीवादी पार्टी बन गई। 2014 के बाद कांग्रेस बिना विचारधारा के चल रही है। बात बात में संघ को कटघरे में खड़ा करने वाले नेता मोदी को संघ मुख्यालय में देखकर दंग है। विपक्ष के जो नेता मोदी और मोहन में टकराव और अलगाव होने के कयास लगा रहे थे, नागपुर की इन तस्वीरों को देखकर उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। प्रधानमंत्री जी को कैसा लग रहा होगा वहां जाकर के? आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर? अभी मेरे से पूछ रहे हो कि मैं तो गया ही नहीं हूं वहां पे, तो मैं क्या देख सकता हूं? सबसे ज्यादा खुशी अगर कहीं मिलती है तो घर पहुंच कर खुशी मिलती है। देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है, और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है। आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना, वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके नेता नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया हैं। दूसरी तरफ भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, दोनों हिंदू नववर्ष पर एक जगह मिले तो क्या बात हुई। मोदी और भागवत में कोई गोपनीय मीटिंग नहीं हुई, बंद कमरे में कोई मुलाकात नहीं हुई। मोदी और मोहन में जो भी बात हुई वो सबके सामने हुई। नरेंद्र मोदी मोहन भागवत को विचार परिवार का मुखिया कहते हैं। भागवत ने उसी हैसियत से बात की। डॉक्टर साहब का जन्मदिन
वर्ष प्रतिपदा का सुमुहूर्त डॉक्टर साहब जन्मे वो रविवार ही था। उनके बाद जिन्होंने संघ की बागडोर संभाली, पूजनीय श्री गुरु जी, उनके नाम का प्रकल्प और प्रधानमंत्री जी का यहां पर उपस्थित होना, ये सारे शुभयोग यहां पर एकत्रित है। और ये सारे शुभयोग एकत्रित होते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या से पुण्य अर्जित होता है, पुण्य से फल मिलता है, लेकिन वो फल अपने लिए न रखते हुए उसका विनियोग भी लोक कल्याण के लिए ही करना, इस वृत्ति से वो तपस्या आगे चलती है और ऐसी ही चल रही है। क्योंकि इसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रेरणा संघ विचार की प्रेरणा है। संघ मुख्यालय में बने स्मृति मंदिर में फूल चढ़ाने के फौरन बाद अंबेडकर की दीक्षा भूमि चले जाना, वो भी नंगे पांव जाना और बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करके वापस संघ के कार्यक्रम में आ जाना, मोदी बड़ी ही आसानी के साथ गियर चेंज कर लेते हैं। जो लोग संघ को ब्राह्मणवादी और अंबेडकर को दलित आइकन के तौर पर देखते हैं, वो ये भी देखें कि मोदी इन दोनों को भी जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सारा जीवन संघ के संस्कारों से बना हुआ है और यह बात वे खुल करके लोगों में बतलाते हैं तो अपने आप ही देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए जीना क्या होता है, यह संदेश लोगों में अपने आप जाता है। उन्होंने अपने संस्कारों का मूल संघ में है ऐसा बतलाया और संघ का मूल भारतीय संस्कृति में है और इसलिए भारतीय संस्कृति के सारे स्रोतों को अपने में समाहित करके संघ ने जो सेवा कार्यों का और संस्कारों का विस्तार किया है, वही आज 100 वर्षों में संघ का एक विशाल बना हुआ वटवृक्ष हम लोगों को दिखता है। प्रधानमंत्री अगर संघ मुख्यालय में नंगे पांव गए तो दीक्षा भूमि पर भी मोदी नंगे पांव ही गए। दीक्षा भूमि पर मोदी ने कोई सियासी भाषण नहीं दिया, लेकिन अंबेडकर को भगवान मानने वाले लोगों ने यह देख लिया कि मोदी उनके भगवान की कितनी इज्जत करते हैं। अब इसका सियासी गणित भी समझ लीजिए। बीजेपी ने जब कमंडल के साथ मंडल जोड़ा, बीजेपी ने जब दलित और पिछड़ों के वोट जोड़े, तभी वो 300 सीट से आगे निकल पाई। 1996 के चुनाव में जब बीजेपी ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, तब उसे 161 सीटें मिली थी। उस चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले, उसका 33% हिस्सा पिछड़ी जातियों ने और 11% वोट दलितों ने दिए थे। 2019 में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती, तब बीजेपी को मिले वोट में 44% वोट ओबीसी के थे और 16% वोट दलित जातियों के थे। मोदी ने 2014 में और 2019 में पिछड़ा और दलित वोट बीजेपी की तरफ खींचा। 2024 में बीजेपी का यह जातीय समीकरण हिल गया।